पीएच अगर 0 से 14 मैक्सिमम, 0 से 7 के अंदर है तो एसिडिक, और अगर एग्जैक्टली 7 है तो न्यूट्रल। और अगर हमारा पीएच 7 से बड़ा है, इक्वल नहीं ले रहे हैं, बड़ा ले रहे हैं, और अगर 14 से छोटा या इक्वल है, तो भाई हमारा जो भी सॉल्यूशन होगा हम बोलेंगे कि वो बेसिक है। अब हमने ये भी देखा था, एक स्केल देखी थी कि अगर हम जितना 7 से अंदर आएंगे, मतलब जितना 0 की तरफ जाएंगे, उतना ही एसिड बढ़ता जाएगा, एसिड स्ट्रांग होता जाएगा। एसिड स्ट्रांग होता जाएगा मतलब उसके अंदर हाइड्रोजन बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा एसिड स्ट्रांग होगा उतना ही ज्यादा हाइड्रोजन H प्लस आयन उसमें ज्यादा होंगे। एंड जितना ही ज्यादा बेस ज्यादा होगा, भाई ये हम एसिड ले लेते हैं, अब हम बेस की बात कर रहे हैं, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतने ही ज्यादा उसके अंदर OH माइनस आयंस पाए जाएंगे। ठीक है। सो एक्चुअली अगर मुझे पीएच कैलकुलेट करना है तो डिपेंड करेगा कि उसके अंदर कितने H प्लस आयन है या तो OH माइनस आयन है। तो इसको केमिकली हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन जिसका एक जनरल मीनिंग होता है अमाउंट, मात्रा। भाई आपके पास पेंसिल कितनी है? 2 पेंसिल। भाई आपके पास बुक्स कितनी है? 10 बुक्स। तो भाई आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं? तो अमाउंट, कॉन्सेंट्रेशन उसको बोलेंगे हम। और उसको दिखाने का तरीका होता है इस तरीके से, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन का सिंबल होता है। और इसका जो यूनिट होता है उसको हम कैपिटल एम लिखते हैं। कैपिटल एम का मतलब होता है मोलार। आपने 9th के अंदर 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल पढ़ा था ना। सो अगर 1 मोल है, अगर मान लो हाइड्रोजन आयन 1 मोल है तो मैं बोलूंगा 1 मोलार। अगर हाइड्रोजन आयन 3 मोल है तो मैं बोलूंगा 3 मोलार। यानी 1 मोल आपने पढ़ चुके हो। अब उसका जब यूनिट देने की बारी आती है, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट, तो हम उसको मोलार से देते हैं और उसका सिंबल होता है कैपिटल एम। ओके। अब जनरली ये देखा गया है कि जो भी एसिड या बेस होते हैं उसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हम जनरली 10⁻⁻7 मोलार से मेजर करते हैं। भाई अगर मान लो कि आपका हाइड्रोजन आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एग्जैक्टली 10⁻7 है, तो मैं बोलूंगा कि आपका वो चीज न्यूट्रल है। देखो बच्चा लोग, अभी तक हमने पीएच लेवल पे न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक बोला था। अब हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन के डिपेंडिंग, कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे हम लोग न्यूट्रल, एसिडिक या बेसिक बोलने वाले। तो अगर H प्लस आयन जब एग्जैक्टली इतना होगा 10⁻⁻7, बट 10⁻⁻7 का मतलब क्या होगा? 0.6 बार 0 एंड देन 7, 0.1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसको बोलते हैं हम 10⁻⁻7। इतना अगर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, मात्रा है, तो वो न्यूट्रल कहलाएगा। एंड अगर मान लीजिए H प्लस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लेस देन 10⁻⁻7 मोलर है, मतलब अगर H प्लस इससे भी कम है तो वो बन जाएगा आपका बेसिक सॉल्यूशन। क्या बन जाएगा? बेसिक सॉल्यूशन। बिकॉज बेटा हाइड्रोजन कम हो गए, हाइड्रोजन कम हो जाएंगे तो सीधी सी बात है एसिड कम हो जाएगा, मतलब बेसिक नेचर हो जाएगा। ठीक है। इस समय pH 7 होता था, इस समय pH ग्रेटर देन 7 होता था। हमने देखा ना यहाँ पे, देखो ग्रेटर देन 7 होगा तो बेसिक। और अगर कौन से ये पीएच स्केल लेवल के हिसाब से है, नंबरिंग के हिसाब से, ये कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से हम देखते जा रहे हैं। ये आपको 1 मार्क में या तो फिर एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स इस टाइप में आ सकता है। एंड अगर मान लीजिए H प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 10⁻⁻7 मोलार से ज्यादा है, मतलब H प्लस ज्यादा हो गया, H प्लस ज्यादा हो गया मतलब वो एसिडिक हो जाएगा। और इस समय पीएच जो है वो 7 से कम का रहता है। ओके। ये रिलेशन आपको याद रखना है, ये रिलेशन बहुत सर जरूरी। बोलो बेटा। ये वाला एक बार फिर से समझा दोगे ना, जो रिएक्शन आपने बोला ना मोलार्स वाला? हाँ, ये रिएक्शन नहीं बेटा, ये जस्ट वैल्यू है, और कौन सी वैल्यू के लिए सॉल्यूशन कैसा हाँ, होगा वो हम देख रहे हैं। ये जो मोलार के बाद समझा ना, वो थोड़ा एक बार फिर से समझा दो ना। देखो बेटा, जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो जनरली 10⁻⁷ के टर्म्स में मापा जाता है। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जब
न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, कोई भी चीज न्यूट्रल है, ना ही एसिड ना ही बेस, तो उसके अंदर हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन की मात्रा इतनी होती है 10⁻⁷। अगर उससे कम है तो वो बेसिक बन जाएगा, अगर उससे ज्यादा है तो वो एसिडिक बन जाएगा। हमने क्या देखा था, जितना ज्यादा हाइड्रोजन उतना ज्यादा एसिड। तो भाई अगर इससे ज्यादा हाइड्रोजन होगा तो वो सॉल्यूशन एसिड बन जाएगा, और अगर इससे कम होगा तो वही सॉल्यूशन बेस बन जाएगा। सिंपल, हमने वही देखा था। एंड न्यूट्रल का पीएच, बेसिक का पीएच और एसिडिक का पीएच, ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, तो ये तो रिलेशन की बात हो गई, भाई ऐसा आवे तो एसिड, ऐसा आवे तो बेस। अब पीएच वैल्यू निकालते कैसे? सो भाई पीएच वैल्यू निकालने का तरीका होता है माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ H प्लस आयन। अब लॉगेरिथम क्या चीज है? ये LOG का मतलब होता है लॉगेरिथम। लॉगेरिथम क्या चीज है? तो भाई जब कोई भी बहुत ही बड़ी वैल्यू या बहुत ही छोटी वैल्यू आती है तो उसके लिए हम एक शॉर्टकट वैल्यू फॉर्मूला फाइंड करते हैं। जैसे देखो ये 10⁻⁷ तो कितनी छोटी वैल्यू हो गई, 0.0000007। तो हम क्या करेंगे, इतनी छोटी वैल्यू के लिए एक अप्रोप्रिएट वैल्यू ढूंढ लेंगे। जैसे कि ये पीएच, पीएच कितना अच्छा लगता है, 1 to 14, भाई 7 है, 1 है, 2 है, 3 है, कितना अच्छा लगता है सुनने में। लेकिन वहीं पे अगर मैं आपको बोल दूं पीएच इतना हो तो यार दिमाग खराब हो जाएगा, बोले ये क्या 0.0000007। तो जब बहुत ही छोटी वैल्यू या बहुत ही बड़ी वैल्यू हमारे पास होती है तो हम उसको एक एक स्पेसिफिक मेथड है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, और उस स्पेसिफिक मेथड को नाम दे दिया गया है लॉगरिथम। इसका अपना एक तरीका होता है, ठीक है। वो तरीका अभी हम नहीं सीखेंगे बिकॉज आपके एग्जाम में ये चीज नहीं आती है, बट जस्ट फिर भी हम देख रहे हैं, ठीक है। ये पीएच, अब ये tan क्या होता है भाई, बेस बदल, यहाँ पे कभी 11 भी हो सकता है, कभी 15 भी हो सकता है, कभी 20 भी हो सकता है। अलग अलग बेस के लिए लॉगरिथम की वैल्यू अलग अलग होती है, लेकिन हमारे स्टडीज में, हमारे सिलेबस में हमको सिर्फ tan ही देखना होता है। इवन आप जब आप 11th-12th साइंस लोते हो अगर, तो उसके अंदर भी आपको लॉगरिथम की यही वैल्यू देखनी होती है। वैल्यू कैसे देखते हैं वो हम अगले साल सीखेंगे, इसकी पूरी स्पेशली बुक आती है, उस बुक में से वैल्यू देखने का होता है, उसका भी एक तरीका होता है। ठीक है बच्चा लोग, ये हम क्या करेंगे, किसी भी सॉल्यूशन में हम हाइड्रोजन का अमाउंट मापेंगे, मेजर करेंगे, उसकी जो भी वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे रख लेंगे। फिर एक बुक आती है, उस बुक में से हम लॉग और जो भी, सपोज करो कि इसकी वैल्यू आ गई 10⁻⁵ सपोज, तो हम क्या करेंगे, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10⁻⁵। सो उस बुक में से देखेंगे कि लॉग 10⁻⁵ की वैल्यू क्या होती है, और वो वैल्यू कंपलसरी 1 से 14 के बीच में ही होगी, तो वो एसिडिक या बेसिक कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, ये वैल्यू हम एक बुक में से निकाली जाती है। समझ आया बच्चा लोग यहाँ तक? हाँ, तो ये जो चीज हमने यहाँ देखी ना, ये सब वही लिखा हुआ है। देखो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 10, मेरा कर्सर दिख रहा है आपको, माउस दिख रहा है? यस सर। ओके, यस सर। तो बस बस बस, तो देखो ये pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 H प्लस, ये जो भी रिलेशन हमने देखा था, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, फिर उसका उसके हिसाब से pH की क्या वैल्यू होगी। अब अगर मुझे कभी बेस कैलकुलेट करना है कि भाई पीएच वैल्यू बेसिक के लिए क्या है, सपोज मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो उस समय तो मैं हाइड्रोजन आयन तो लूंगा नहीं, मैं OH आयन लूंगा। तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला वही की वही रहेगी, खाली हाइड्रोजन आयन के बदले वहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन आ जाएगा। ठीक है, बाकी तरीका सब कुछ सेम रहेगा। देखो ऊपर H प्लस आयन है, नीचे OH माइनस आयन है, खाली इतना ही फर्क आएगा और कुछ भी नहीं। और जैसे हम पीएच निकालते हैं तो वैसे हम उसको POH बोल देंगे, पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं सॉल्ट पे। ओके भाई, अब रिएक्शंस हमको नहीं देखने, सबसे बेस्ट चीज है कि अब हमें रिएक्शंस नहीं देखने। हाँ, लेकिन कुछ छोटे मोटे रिएक्शंस हैं कि जैसे आगे NaCl आने वाला है, सोडियम कार्बोनेट आने वाला है, सोडियम बाइकार्बोनेट आने वाला है, पोटेशियम आने वाला है, पोटेश एलम। तो वो कैसे बनता है, उसकी मेथड, और वो मेथड के अंदर कौन कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व है वो देखनी है, बट ठीक है, इट कैन बी डन।
तो इस बेटा सॉल्ट की डेफिनेशन तो हम बहुत बार देख चुके हैं, खाली एक बार आज रीड कर लेते हैं। Salt are the ionic compound which are produced after the neutralization। देखो क्या कहा गया है, आयोनिक कंपाउंड। तो बेटा हमने देखा था ना आयोनिक बॉन्ड, भाई जिसमें प्लस माइनस बनता है और प्लस माइनस बनने के बाद वो जुड़ता है। भाई आप अगर किसी ने अड़ी की ना तो देख लेना, हटाओ ये एस जिसने भी लिखा है। सूप के अंदर ऐसा सिस्टम है कि बिना परमिशन के अगर कोई लिखेगा तो वो ब्लॉक हो जाएगा। आपको वन तो बोल दो, मैं वो सिस्टम एक्टिवेट कर दूं। ओके भाई, हमने स्टार्टिंग में देखा था आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, मतलब ऐसे कंपाउंड, ऐसे मॉलिक्यूल जो प्लस माइनस वैलेंसी के वजह से बने होते हैं, जैसे HCl, H प्लस Cl माइनस, प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे, दोनों जुड़ गए, तो उन्हीं को आयोनिक कंपाउंड कहा जाता है। तो भाई सॉल्ट भी तो ऐसे ही होते हैं, आप जितने भी रिएक्शन आपने अभी तक देखे सब में जितने भी सॉल्ट बने सब में ऐसे ही है, NaCl, H2CO3, सब में प्लस माइनस ही होता है। इन शॉर्ट वो सारे के सारे आयोनिक कंपाउंड होते हैं which are produced after the neutralization reaction। और भाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी सेम चीज होती है, एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन होता है। salts are neutral, there are number of salts but sodium chloride is most common among them। भाई ऐसे तो बहुत सारे सॉल्ट है, बट हम लोग कौन सा यूज करते हैं घरों में, नमक, सोडियम क्लोराइड, NaCl। तो ये जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये चीज ब्लू में दिख रहा है आपको, ब्लू लाइन में यस सर। सोडियम क्लोराइड। जो घर पे नमक खाते हैं ना बेटा, ये वो सोडियम क्लोराइड है, NaCl। ये मोस्ट कॉमनली यूज है, ये टैबलेट के फॉर्म में भी आती है, पाउडर के फॉर्म में भी आती है। इसको हम देखेंगे, देखो यहाँ पे लिखा भी है, सोडियम क्लोराइड इज यूज टू एनहेंस द टेस्ट ऑफ फूड। ओके, तो आगे आप देखेंगे कि NaCl एक्चुअली कैसे बनाया जाता है, क्या उसके केमिकल प्रोसेस रहती है, सॉल्ट्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, प्रॉपर्टीज, मतलब सॉल्ट की क्या क्या खासियत होती है। तो सबसे पहली चीज, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब है वो पार्टिकल के फॉर्म्स में होता है। आप जो घर पे नमक यूज करते हो बेटा, वो भी तो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। तो जितने भी सॉल्ट्स हैं वो मोस्टली सारे के सारे पार्टिकल्स में रहते हैं। सॉल्ट्स में भी ट्रांसपेरेंट और ओपेक। भाई जितने भी सॉल्ट्स है, हो सकता है वो ट्रांसपेरेंट हो या हो सकता है कि वो ओपेक भी हो। आई होप आप सबको ट्रांसपेरेंट और ओपेक का मतलब पता होगा। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार दिख सके, एंड ओपेक मतलब जिसके आर पार नहीं दिख सके। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर सॉल्युबल। भाई जितने भी सॉल्ट्स बनते हैं ना, जिसमें से ज्यादातर पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं। ठीक है बेटा, जल्दी जल्दी करूंगा बेटा, बिकॉज बहुत इजी इजी पॉइंट्स है, कुछ खास नहीं है इसमें। आप बेटा बोलो। सॉल्ट ट्रांसपेरेंट कैसे होंगे? आपने पता है वो कोलगेट का टूथपेस्ट देखिए जिसमें क्रिस्टल्स दिखते थे आपको, हाँ। एकदम एकदम उस टाइप के पार्टिकल्स होते हैं जिसके आर पर आप देख सकते हो, इसलिए वो ट्रांसपेरेंट भी होते हैं। कोलगेट के पेप्सोडेंट का ऐसा टूथपेस्ट आता था जिसके अंदर आपको क्लियरली पार्टिकल्स दिखाई देते थे, क्रिस्टल करके कुछ उसका नाम भी था। ठीक है, तो उस टाइप के रहते हैं। ओके, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। भाई देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप साफ पानी लेते हो, एकदम साफ पीने वाला, तो उसके अंदर से कभी भी करंट पास नहीं हो सकता। लेकिन जैसे आप उसके अंदर नमक डाल दोगे तो एक्चुअली वो सॉल्यूशन बन गया। तो हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। कोई भी नमक, आप अपना घर का नमक डालो या कोई भी दूसरा सॉल्ट डालो, जब आप प्योर पानी में सॉल्ट डालते हो तो हम बोलते हैं कि आपने इम्प्योरिटी ऐड कर दी। और जैसे ही पानी में इम्प्योरिटी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट मतलब करंट पास होना उसमें से शुरू हो जाता है। एक CID का एक बार एक ऐसा एपिसोड आया था, बहुत पहले की बात है, जिसमें स्विमिंग पूल के अंदर से करंट पास किया था। कैसे करंट, उसके अंदर क्लोरीन डाल दिया था, मतलब बहुत सारा NaCl डाल दिया था। लेकिन आप ऐसा मत करना, ठीक है। सर, सॉल्ट, हाँ बोलो। तो सर जो हम नॉर्मल पानी हमारे घर पे जो आता है पीने का, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो सकता? नहीं, 100% प्योर में से कभी नहीं हो सकता। हाँ, उसमें दवाइयाँ ऐड की जाती है उसको प्योरीफाई करने के लिए, तो उसमें से ऐड हो सकता है। आप RO का पानी निकालो और RO के पानी में से चेक करो, करंट पास नहीं होगा। ओके सर। हाँ, सॉल्ट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन स्टेट ऑल्सो। भाई मोल्टन देखो, अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो सॉलिड की बात कर रहे थे। मोल्टन, मोल्टन का मतलब लिक्विड ही होता है, लेकिन मोल्टन वर्ड यूज होता है तो उसका मतलब कि प्योर नहीं होगा।
उसके साथ साथ कुछ और भी मिला हुआ होगा। द सॉल्ट में भी सॉल्टी, अब उसका स्वाद कैसा होगा, या तो वो सॉल्टी होगा एकदम नमकीन, खट्टा होगा, मीठा होगा, कड़वा होगा, या तो सेवरी होगा। ये क्या होता है सेवरी? सेवरी का मतलब क्या होता है यार? भाई कोई आइडिया? खट्टा मीठा। खट्टा मीठा, देखो स्वीट भी आ गया, सॉर भी आ गया, तीखा, थोड़ा तीखा। कोई कोई सॉल्ट काफी तीखे भी होते हैं भाई, अपनी मिर्ची आती है ना, मिर्ची भी तो एक तरह की सॉल्ट ही तो है। साइंस जो लाल मिर्ची आती है उसको भी सॉल्ट में ही काउंट करता है, सो वो तो तीखा भी होता है, समझ रहे हो? न्यूट्रल सॉल्ट्स आर ऑर्डरलेस। भाई जो न्यूट्रल सॉल्ट्स होते हैं जिसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं होता, वो एकदम ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस का मतलब होता है उसमें कोई खुशबू या कोई बदबू नहीं होती है। ऑर्डरलेस का मतलब कोई खुशबू या बदबू नहीं। आप घर के नमक को सूंघ के देखना, छींके आएगी और कुछ नहीं होगा। देखो जब आप उसे सूंघोगे तो नमक आपके नाक में जाएगा ना, आपको छींके आएगी, और फिर मैं सिविल में फोन कर दूंगा कि भाई ये छींक रहा है बहुत, इसके टेस्ट करो। सुजीत, आप कब करोगे हाँ सर। तो मैं आपके घर भेजूं सिविल वालों को? नहीं सर, मैं नहीं करूंगा ये एक्सपेरिमेंट। ओके, सॉल्ट्स कैन बी कलरलेस और कलर्ड। भाई सॉल्ट जो है वो बिना कलर के भी हो सकते हैं, मतलब प्योरली वाइट, और हो सकता है कि कोई कलर भी हो। भाई आप जो घर में सॉल्ट यूज करते हो वाइट कलर के हैं, लेकिन दूसरे ऐसे ब्राउन सॉल्ट भी आता है। हाँ, बहुत सारे होते हैं सॉल्ट तो, अलग अलग कलर वाले। सिंपल प्रॉपर्टी से बड़ा कुछ खास नहीं था। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, भाई किन किन टाइप्स के होते हैं? तो भाई नॉर्मल सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट का मतलब जो अभी तक हम जितने भी देखते आए हैं ना, वो मोस्टली नॉर्मल सॉल्ट है जो कम्प्लीटली टूट जाते हैं। भाई अगर जैसे मैं उसको पानी में डालूंगा ना तो कम्प्लीटली टूट जाएंगे। नॉर्मल सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड एंड बेस। जब एसिड का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा उस समय जो सॉल्ट मिलता है उसको हम नॉर्मल सॉल्ट कहते हैं। एसिड सॉल्ट, देखिए ये जो दिख रहा है ना आपको, NHA, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसको हम कहते हैं एसिड सॉल्ट। अब इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन है वो रिमूव तो होगा लेकिन कंप्लीटली नहीं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, LHS में H2SO4, हाइड्रोजन कितने थे? 2 थे, लेकिन निकल के कितना गया? एक ही निकल के गया, एक तो इधर का इधर ही रह गया। सो जब हाइड्रोजन कंप्लीटली निकल के नहीं जाता है उसको हम कहते हैं पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। पार्शियल के थोड़ा गया थोड़ा उधर ही रह गया। जब ऐसी चीज होती है तो जो उस समय जो सॉल्ट बनता है उसको हम कहते हैं एसिड सॉल्ट। व्हेन अ कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ बेस इज एडेड टू अ पॉलीबेसिक, एग्जांपल दिया जा रहा है कि जब एक पर्टिकुलर अमाउंट में आप बेस ऐड करोगे टू द पॉलीबेसिक एसिड। भाई पॉलीबेसिक एसिड क्या होता है वो हमने स्टार्टिंग में भी देखा था। एक हाइड्रोजन है तो हम बोलते हैं मोनोबेसिक, 2 हाइड्रोजन है तो हम बोलते हैं बाइएसिक, 3 हाइड्रोजन है तो बोलते हैं ट्राइएसिक। यहाँ पे पॉलीबेसिक है, पॉलीबेसिक मतलब उसमें कितने भी हाइड्रोजन हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। नो सर। सर। हाँ बेटा बोलो। सर आपने कितने टाइप के सॉल्ट देखे? मैंने कितने टाइप के देखे? तो बेटा मैंने 11th-12th में तो सभी टाइप के सॉल्ट देखे हुए हैं, बिकॉज जो बच्चा साइंस लेता है बेटा उसको केमिस्ट्री के अंदर मिलावट करनी पड़ती है। पिंक कलर, हम फिनॉल्फथैलीन से बहुत खेलते थे, जो फिनॉल्फथैलीन पता है ऊपर अपना इंडिकेटर में पड़ा था, उसके साथ हम लोग बहुत खेलते थे। मतलब खेलते इन द सेंस एक्सपेरिमेंट करते थे, एंड वो एक्सपेरिमेंट करने की सर बड़ा आपकी आवाज कट रही है। सबको कट रही बेटा आवाज? नहीं सर, थोड़ी इधर तो परफेक्ट आ रही। नहीं सर। थोड़ी थोड़ी सर कट ही रही है मेरी तो। हाँ, तो एक आप एक काम करो मनन, बड़ा बोलो सर। फेविक्विक लो या फेविस्टिक लो, नहीं फेविक्विक लो सबसे बेस्ट है। जो आपका ईयरफोन का जो वो क्या बोलते हैं, हेडफोन है सर। पिन, हाँ हेडफोन की पिन है ना, क्या ब्लूटूथ है? हाँ, हेडफोन की पिन है। हाँ तो बस पिन के ऊपर लगा दो, फिर चिपक नहीं जाएगी, रहना दो आवाज सर, नहीं कटेगी। लगाना। सर वो एकदम पूरा चिपका हुआ है, बराबर है सर। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, जस्ट किडिंग है बेटा, बुरा मत मानना। ओके नहीं तो रहना दो वाला का। सर मेरा बार बार बाहर आ जा रहा हूँ एप्लीकेशन से, पता नहीं लॉग आउट हो जा रहा हूँ। आपका थोड़ा नेटवर्क इश्यू होगा, बिकॉज यहाँ आपका लिखा हुआ भी आ रहा है, अंकित कुमार चौहान एज अ लो बैंडविड्थ।
मुझे ऐसी सर इन्फॉर्मेशन पता नहीं अभी नेट गया। बार बार बाहर आ जा रहा है। देखो कुछ नेटवर्क इशू है बेटा, और तो कुछ नहीं है। अभी और धार्मिक बेटा, आपको ऐसे कोई तकलीफ हो रही है? नो सर नो, मीडियम लग जाता है चलो ठीक है। क्या? अरे ये नीचे आ रहा है। ओके भाई, म्यूट कर दो सब लोग अपने आप को। चलो अब भाई, ऊपर हमने एसिड सॉल्ट पढ़ा, अब बेसिक सॉल्ट क्या होता है भाई? बेसिक सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। देखो, एसिड सॉल्ट मतलब जब हाइड्रोजन आधा जाएगा आधा नहीं, तो वो एसिड बन जाएगा। जब OH, भाई देखो ये OH था, यहाँ पे कितने, 2 OH थे, लेकिन एक बच गया। देखो यहाँ पे एक है, एक चला गया। ऊपर हमने हाइड्रोजन देखा था, हाइड्रोजन एसिड की निशानी होती है, हाइड्रोक्साइड बेस की निशानी होती है। सो अगर आधा OH जा रहा है आधा नहीं जा रहा, तो उस समय जो सॉल्ट बनेगा उसको हम बेसिक सॉल्ट बोलेंगे। सिंपल। एंड डबल सॉल्ट, भाई डबल सॉल्ट में क्या होता है, दो तरह के सॉल्ट जब एक दूसरे से कंबाइन हो जाए। एग्जाम्पल पोटेशियम, ये हम नीचे देखेंगे चैप्टर के एंडिंग में, हमें पोटेशियम बनाना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हम कहते हैं। तो उसके अंदर दो सॉल्ट जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं। डबल सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट्स इन इक्विमोलर रेशियो। मतलब इसमें क्या बोला जा रहा है, हम दो सॉल्ट लेंगे, दोनों सॉल्ट को हम ऐड करेंगे। सबसे पहले चीज़ वो सैचुरेटेड होगी, मतलब उसमें और दूसरी कोई भी नमक ऐड नहीं हो सकता। हमने 9th में पढ़ा था सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, कि अगर और भी चीज़ें डिसॉल्व हो सकती है तो वो अनसैचुरेटेड कहलाती है। एंड अगर उसकी लिमिट आ जाती है कि वो और पानी या कोई भी चीज़ अपने अंदर किसी और को डिसॉल्व नहीं कर पा रहा है, लिमिट आ गई है, तो उसे हम सैचुरेटेड कहते हैं। भाई तो हमने ऊपर सिंपल सॉल्ट देखा था NaCl NaOH। मान लो कि अगर मैं NaCl और NaOH दोनों सिंपल सॉल्ट है, उन दोनों को ऐड करता हूँ, लेकिन कंडीशन ये है कि ऐड करते समय इक्विमोलर रेशियो, कॉन्सेंट्रेशन दोनों के सेम होना चाहिए, मात्रा सेम होनी चाहिए। अगर मैं 5 ग्राम NaCl ले रहा हूँ तो मुझे 5 ग्राम NaOH भी लेना है, इक्विमोलर। तो उस समय जो क्रिस्टलाइजेशन होगा, मतलब मिक्स होने के बाद वो ऑटोमेटिकली सॉलिड बन जाएगा, और सॉलिड बनने को ही हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो उस समय जो सॉल्ट बनेगा उसको हम कहते हैं डबल सॉल्ट। ओके, एग्जाम्पल पोटेशियम। यहाँ तक क्लियर? यस सर। ओके, अब ये फैमिली ऑफ सॉल्ट कैसे डिसाइड होती है? तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सॉल्ट जिसके एसिडिक या बेसिक रेडिकल्स सेम हो। भाई रेडिकल्स का मतलब होता है कि ये जो नेगेटिव आयन होता है ना, जैसे कि मान लो NaCl, अब NaCl अगर टूटेगा, चलो यहाँ पे फिलहाल हम एसिड की बात करते हैं, चलो एसिड की बात करते हैं, तो भाई HCl और नाइट्रोजन, नहीं क्लोरीन, क्लोरीन तो किसके साथ एसिड बनाता भी नहीं है, HCl ही है। ओके चले भाई, मान लो कि जिसके माइनस वाले आयन सेम होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है NaCl एंड कैल्शियम क्लोराइड। देखो इसके पीछे भी क्लोरीन आ रहा है Cl, इसके पीछे भी क्लोरीन आ रहा है, वो 1 है 2 है उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका नेगेटिव आयन, रेडिकल्स का मतलब है कि जब पॉजिटिव आयन निकल जाता है तो जो नेगेटिव आयन बच जाता है, अगर वो सेम है तो हम बोलेंगे कि वो एक ही परिवार का सदस्य है। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है वो, भाई मान लो कि मैं अगर NaCl ले लूं और NaCl को तोड़ता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस। तो भाई ये जो आयंस बने ना, आयंस, इन्हीं को हम रेडिकल्स कहते हैं, ये आयंस को ही हम रेडिकल्स कहते हैं। अब NaCl है एंड कैल्शियम क्लोराइड है, इसको भी मैं तोड़ता हूँ, सो इसको तोड़ने पे क्या बनेगा, Ca2 प्लस 2Cl माइनस। तो भाई इधर भी क्लोरीन आ रहा है इधर भी क्लोरीन आ रहा है, सो ये रेडिकल्स हो गए। भाई जिसमें सेम रेडिकल्स होंगे, चाहे वो पॉजिटिव रेडिकल होवे या नेगेटिव, अगर कोई भी एक सेम हो जाता है तो हम उसको बोलेंगे कि वो सेम फैमिली का है। अब यहाँ पे सेम क्या है, क्लोरीन है, तो मैं बोलूंगा कि ये क्लोरीन फैमिली का है। वैसे मान लो कि अगर एक और एग्जांपल लेते हैं ZnSO4 और ZnCl2, तो इसको तोड़ूंगा
तो ये Zn2+ और SO4 2- में टूटेगा, और इसको तोड़ूंगा तो अगेन Zn2+ और 2Cl- में तोड़ूंगा टूटेगा। मीन्स आयोनाइज सर। आयोनाइज, यस यस यस, आयोनाइज। अगर इसका आयोनाइजेशन किया जाए तो इसमें देखो पॉजिटिव रेडिकल, नेगेटिव रेडिकल, तो दोनों का पॉजिटिव रेडिकल सेम है, तो मैं बोलूंगा कि भाई ये दोनों जिंक फैमिली के मेंबर है। समझ रहे हो? अगर कोई भी सर एक मतलब रेडिकल सेम, सर एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, जैसे जिंक और जिंकी होना चाहिए ऐसा। हाँ बेटा एलिमेंट सेम होगा तो आयन सेम होंगे, सीधी सी बात है। ओके, बस ये चीज कहा जा रहा है। यस सर, आ गया समझ। ओके ठीक है, वही एग्जांपल है फैमिली ऑफ सॉल्ट। अब भाई अभी तक हमने क्या देखा था कि सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल होते हैं, बट कुछ ऐसी चीजें भी होती है जिसको हम एसिडिक सॉल्ट या बेसिक सॉल्ट कहते हैं। तो हमने ऊपर अभी अभी देखा कि अगर हाइड्रोजन कंप्लीटली नहीं जाता तो उस समय हम बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट, अगर OH कंप्लीटली नहीं जाता तो हम उसे बोलेंगे बेसिक सॉल्ट। ठीक है, तो अगर कभी आपको ऐसा आवे एसिडिक सॉल्ट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एसिड है, सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल ही होते हैं, बट एसिडिक सॉल्ट का मतलब होता है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, ये एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, दिख रहा है भाई आप लोग को? यस सर। एक मिनट। ओके, तो भाई एसिडिक का मतलब होता है जिसमें कंप्लीटली हाइड्रोजन नहीं निकला, तो वो एसिडिक। ऊपर जो डेफिनेशन देखी थी वही। ओके देखो यहाँ पे वही कह रहा है। अब जो हमने ऊपर देखा ना, उसी ऊपर वाले को अलग तरीके से देख रहा है वो, मतलब अलग तरीके से बता रहा है यहाँ पे। अगर सोडियम सल्फेट है तो इट इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है कि स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या होता है, एक एसिड है एक बेस है, तो जब एसिड और बेस एक दूसरे को मिलते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। एंड न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के समय जो सॉल्ट बनता है उसको हम न्यूट्रल सॉल्ट कहते हैं। क्यों? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, तो जो सॉल्ट बना वो भी न्यूट्रल सॉल्ट, खाली बेटा उसका नाम चेंज किया गया है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो सच में एसिड है सच में बेस है। सॉल्ट हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। देखो नीचे एक और एग्जांपल दिया गया न्यूट्रलाइजेशन का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उस समय KCl जो बना वो न्यूट्रल सॉल्ट कहलाएगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो रही है इसीलिए। बस अब इसके नीचे क्या हो रहा है भाई, थोड़ा नीचे करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर रहे हैं, तो भाई देखो NH4, देखो इसके पास टोटल 5 हाइड्रोजन थे, लेकिन सिर्फ एक ही हाइड्रोजन इधर गया, बाकी के 4 हाइड्रोजन इधर के इधर ही है। इसका मतलब पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हुआ, हाइड्रोजन थोड़ा ही गया, पूरा नहीं गया, एसिड बन गया। तो इस समय जो सॉल्ट बना उसको एसिडिक बोलेंगे। थोड़ा ऊपर जो डेफिनेशन हमने पढ़ी ना, उस डेफिनेशन के ये एग्जांपल्स दिए हुए। ओके सर मतलब जितनी भी रिएक्शन हमने एसिड की जो देखी, हाँ वो कार्बोनेट और सबके साथ, हाँ, वो वो भी सारे के सर मतलब सारे, सारे हाँ इसी में होंगे ना। यस 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 यस, जितने भी सॉल्ट हमने बनते हुए देखे हैं, जितने भी रिएक्शन में, सारे के सारे सॉल्ट या तो न्यूट्रल होंगे या तो एसिडिक होंगे या तो बेसिक होंगे। अब डिपेंड करेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल कौन से मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है। ओके, सिमिलरली वैसे ही बेसिक सॉल्ट, तो बेसिक में देखो पूरा OH पूरा नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे क्या हो गया, 2NaOH था, यहाँ पे H2CO3 था, ये एसिड था, ये बेस था, तो इस समय Na2CO3 बन गया, यानी कि ये CO3 इधर आ गया। इन शॉर्ट जो ऑक्सीजन है यहाँ पे ऑक्सीजन पूरा नहीं गया। ऑक्सीजन नहीं गया मतलब OH, सीधी सी बात है कि OH एक साथ ही होता है। अगर ऑक्सीजन नहीं गया मतलब पूरा OH नहीं गया, तो पूरा OH नहीं जाएगा तो उसको हम बेसिक सॉल्ट बोलेंगे। कंफ्यूज मत हो, आप इस टॉपिक को इस तरीके से ध्यान रखो कि ऊपर डेफिनेशन थी और उसके नीचे एग्जांपल दिए हुए, बस और कुछ नहीं। ओके,
ये जो टॉपिक है ना कॉज ऑफ फॉर्मेशन, इसको आप जान दो, ये आपके टॉपिक में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, तो इसको फिलहाल हम अवॉइड करेंगे। जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको रीड करना तो एक बार रीड कर लेना, कोई डाउट तो मुझसे नेक्स्ट टाइम पूछ लेना, बाकी आपके सिलेबस में ये नहीं है। ओके, तो भैया फाइनली आ जाते हैं कॉमन सॉल्ट पे, सोडियम क्लोराइड, जो हम घर पे नमक खाते हैं, कैसे बनाया जाता है, कैसे इसकी प्रॉपर्टीज होती है, इसके बनते समय जो चीजें दूसरी मिलती है रिएक्शन में। देखो सपोज मुझे NaCl बनाना है, लेकिन NaCl के साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी बनती है, तो वो हाइड्रोजन गैस को हम बाई प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब जो चीज हमको नहीं चाहिए लेकिन वो रिएक्शन में बन जाती है, तो उसको हम बाई प्रोडक्ट कहते हैं। तो भाई सोडियम क्लोराइड के समय कौन से बाई प्रोडक्ट है और वो बाई प्रोडक्ट किस काम में आते हैं, वो सब हमको देखना है। ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ा नॉर्मल सी चीज है। NaCl कब बनेगा, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेटा ये रिएक्शन तो हमने पहले भी देखा हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब एक साथ रिएक्ट करते हैं उस समय हमको NaCl बनता है। वो एक न्यूट्रल सॉल्ट है, बिकॉज देखो एक हाइड्रोक्साइड है, एक बेस बन गया, एक एसिड बन गया, बेस और एसिड को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। पीएच, अब बेटा ये न्यूट्रल है तो न्यूट्रल का पीएच क्या होता है, हमेशा 7 होगा ना। देखो पीएच क्या होगा उसका, 7। अब सोडियम क्लोराइड किसके लिए काम आता है, टू एनहेंस द टेस्ट ऑफ फूड, पहले भी हमने देखा था, इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनी केमिकल्स, भाई कई सारे केमिकल्स बनाने में भी इसका यूज होता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। देखिए बेटा बहुत इजी सी चीज चल रही है, कुछ खास नहीं है। ओके अब यहाँ पे एक फिगर लगता है मैं डालना भूल गया हूँ, एक फिगर आती है, चलो मैं आपको करवा दूंगा नेक्स्ट टाइम। अच्छा भैया सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो सोडियम क्लोराइड जो है उसका क्या यूज है दूसरा, वो आपको देखना है। इंपॉर्टेंट केमिकल्स फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, हमने ऊपर क्या देखा कि सोडियम क्लोराइड से कई सारे केमिकल बनते हैं। कौन से केमिकल बनते हैं, तो भाई सबसे पहला तो है सोडियम, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। बड़ा आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी सी चीज है। जब आप NaCl को वाटर में ऐड कर दोगे तो आपका बेस बन जाएगा, बेस बनने के साथ साथ क्लोरीन भी बनेगा एंड हाइड्रोजन गैस भी बनेगा। अब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना बेटा उसको हम ब्राइन भी कहते हैं। सॉरी ये NaCl जो है ना आपका NaCl, उसको हम ब्राइन, BRIN, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, दिख रहा है ये ब्राइन। यस सर। हाँ, तो NaCl को ही हम ब्राइन कहते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सोडियम क्लोराइड ब्रैकेट में ब्राइन। अब यहाँ पे क्या है बेटा, देखो सोडियम क्लोराइड को अगर आप पानी में डालोगे तो वो सिर्फ डिजोल्व होगा, डिजोल्व होने के बाद वो आपको NaOH नहीं बना के देगा। अगर आपको NaOH बनाना है तो आपको एक प्रोसेस करनी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। मतलब करना क्या पड़ेगा, मैं अपनी स्क्रीन चालू कर रहा हूँ, सब मेरी बुक पे वापस ध्यान देना। देखिए जो फिगर मैं आपको बोल रहा हूँ वो फिगर इसमें दी हुई नहीं है, मैं आपको भेज दूंगा, वो फिगर आपको याद रखनी है, एग्जाम में ड्रॉ भी करनी है। यहाँ पे क्या किया जाएगा बेटा, वाटर है, फिर यहाँ पे दो सलिए जैसी चीज ली जाती है जो कि मेटल होंगे, जिसके थ्रू हम करंट पास कर सकेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे करंट दे देंगे, ये बैटरी है, ये जो चीज है बेटा ये बैटरी है, ये दो मेटल है, कोई भी मेटल हो सकता है, आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसके थ्रू करंट पास किया जाएगा। और हमने यहाँ पे ले लिया है वाटर, ये वाटर कर दिया। जो सलिए हमने डाले जिसके थ्रू करंट पास होगा उसको केमिकली हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, ओह सॉरी इलेक्ट्रोड्स, सॉरी माय मिस्टेक, इसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। एंड जो सॉल्यूशन हमने लिया ना, जैसे वाटर, जो भी सॉल्यूशन हम लेंगे करंट पास करते समय उस सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है,
ये जो दो सलिए दिख रहे हैं उन्हें इलेक्ट्रोड कहा जाएगा, जो सॉल्यूशन हम लेंगे उसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाएगा। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड NaCl ऐड कर देंगे, तो ये जो आपको ब्लैक पॉइंट जैसे दिख रहे हैं वो हमारा सोडियम क्लोराइड है। अब इस समय होगा क्या, ये जो प्रोसेस है जिसमें करंट पास किया जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, राइट साइड से यहाँ पे एक पाइप फिक्स की होगी ताकि जितना भी हाइड्रोजन गैस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, देखो रिएक्शन कैसा हो रहा है, NaCl प्लस वाटर, ये सिर्फ इस पे डिसॉल्व हो जाता है, रिएक्शन नहीं होता। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें करंट पास किया, इलेक्ट्रोलिसिस डीकम्पोजिशन, जैसे ही करंट पास करूंगा इन दोनों के बीच का रिएक्शन चालू हो जाएगा। ये करंट की खासियत है। ये जो टॉपिक है ना बेटा, इसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। कहाँ लिखूं, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। इसको आप अगले साल 11th में जो साइंस है बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो। अभी हम सिर्फ रिएक्शन ही देखने वाले हैं। तो भाई जैसे ही करंट पास होगा, रिएक्शन में क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, एक जगह से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, एक जगह से क्लोरीन गैस। तो राइट हैंड साइड में से क्लोरीन गैस, सॉरी यहाँ से क्लोरीन गैस निकलेगी राइट हैंड साइड में से, एंड लेफ्ट हैंड साइड में से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। दोनों गैस का ना साइड में ऐसा सिस्टम फिक्स किया होता है कि दोनों साइड से एक एक गैस बाहर निकल जाए। ओके सर तो ये हमसे एग्जाम में पूछते हैं ऐसा? हाँ हाँ बिल्कुल पूछेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये फिगर आपको याद करनी है, प्रैक्टिस करनी है, और एग्जाम में भी आएगी तो ड्रॉ करनी है। 4 मार्क्स क्या है ये? कुछ भी हो सकता है, 4 तो नहीं, 3 मार्क बोल सकते हो। ठीक है, वो फिगर मैं ये इसमें डालना भूल गया हूँ, बट नो प्रॉब्लम, डाल दूंगा। एक मिनट में, चलो होल्ड करना। हेलो हेलो, हाँ जी सर, जय माता दी, बोले सर। ओके भाई, तो देखो, इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन ऑफ ब्राइन, ब्राइन मतलब NaCl, डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। तो भाई अभी हमने क्या देखा कि NaCl पहले अकेला था, NaCl साथ में था, बाद में वो अलग अलग हो गया। सो अलग अलग होने को ही हम कहते हैं डीकम्पोजिशन। Brine decomposes to sodium hydroxide. In this process, chlorine is obtained at anode and hydrogen gas is obtained at cathode. भाई एनोड और कैथोड ये नाम आपने शायद पहले भी सुने हुए हैं। देखो हमने क्या बोला, हम करंट पास करेंगे, तो करंट पास करने के लिए हमको बैटरी लगानी पड़ेगी। हर बैटरी का एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। सो जो नेगेटिव होता है उसको हम एनोड कहते हैं, जो पॉजिटिव होता है उसको हम कैथोड कहते हैं। सो जहाँ पे आपने पॉजिटिव टर्मिनल लगाया होगा बैटरी का, वहां से आपको क्लोरीन मिलेगा, और जहाँ से आपने पॉजिटिव टर्मिनल लगाया होगा बैटरी का, वहां से आपको हाइड्रोजन मिलेगा। एंड इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोरो अल्कली प्रोसेस। क्लोरो अल्कली क्यों? बिकॉज यहाँ पे आपको एक तो बेस मिल रहा है, बेस को हम अल्कली भी कहते हैं, प्लस आपको क्लोरीन भी मिल रहा है, तो क्लोरीन, इसलिए ये दो प्रोडक्ट मिलने की वजह से हम इसको क्लोरो अल्कली प्रोसेस कहते हैं। अब कई बार आपको एग्जाम में ये नहीं आएगा कि हाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म, बल्कि ऐसा आता है व्हाट इज क्लोरो अल्कली प्रोसेस या एक्सप्लेन क्लोरो अल्कली प्रोसेस। तो ये नाम याद रखना, क्लोरो अल्कली प्रोसेस। ये क्वेश्चन भी आ सकता है या ऐसा भी आ सकता है, हाउ डज सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म बाय सोडियम क्लोराइड। दोनों ही क्वेश्चन आ सकते हैं, आंसर यही रहेगा। ओके, यहाँ तक किसी को डाउट बेटा कुछ? अब आज का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, यूज ऑफ प्रोडक्ट्स। भाई जैसे कि मैंने कहा ना, जितने क्लोरीन और हाइड्रोजन आपको मिला, दोनों का ही कुछ खासियत है। मतलब ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन क्लोरीन को आपने हवा में छोड़ दिया, उन दोनों को कलेक्ट किया जाता है एक प्रॉपर तरीके से, एंड उसको कहीं ना कहीं यूज किया जाता है। तो कहाँ कहाँ यूज किया जाता है भाई? हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड एज फ्यूल मैगराइन इन मेकिंग ऑफ एमोनिया फॉर फर्टिलाइजर। फ्यूल, रॉकेट में हाइड्रोजन का ऐसे यूज होता है।
ये क्या होता है? मरगरीन। भाई मैराइन वाटर, जो समुद्र में कई बार कुछ केमिकल ऐड किए जाते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट रिसर्च करने के लिए, तो वहां पे भी हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। एक केमिकल आता है मरगराइन, ठीक है, उस केमिकल को हाइड्रोजन की मदद से बनाया जाता है। फिर अमोनिया। भैया फर्टिलाइजर तो आपको पता ही है, प्लांट्स अच्छे से उगे उसके लिए फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं, और वो फर्टिलाइजर कहाँ से बनता है? एमोनिया में से। एमोनिया मतलब NH4, और एमोनिया बन रहा है मतलब हाइड्रोजन का इस्तेमाल तो होगा ही होगा। ठीक है बेटा। एमोनिया जनरली खेती बाड़ी में यूज होता है, उसकी केमिकल फॉर्मूला होती है NH4। फिर नेक्स्ट क्लोरीन गैस जो हमें मिली वो वाटर ट्रीटमेंट। भैया तो आपको पता ही होगा, आप स्विमिंग पूल में जाते हो तो कहते हैं ना भाई क्लोरीन का पानी है, तो पानी साफ करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ PVC, डिसइंफेक्टेंट्स, CFC, पेस्टिसाइड्स, जितने भी केमिकल्स आते हैं साफ सफाई के लिए उन सब में क्लोरीन का यूज होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ PVC, PVC पता है आपको क्या होता है? पीवीसी पाइप्स आती है ना सर? हाँ बस, वो प्लास्टिक टाइप की जो पाइप्स आती है उसके अंदर भी क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट्स, जिसको अभी हम बहुत यूज कर रहे हैं, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये केमिकल ही है जो कि खेती बाड़ी में यूज किया जाता है। पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड का भी बेटा आपने नाम सुना हुआ है। तो जितने भी केमिकल्स हैं ये सारे केमिकल्स में क्लोरीन का यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सीधी सी बात है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कब बनेगा? जब हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों मिक्स होंगे, एंड ब्लीचिंग पाउडर में भी इसका यूज होगा। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है बेटा वो हम नीचे देखने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। लास्ट पॉइंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर डीग्रेसिंग ऑफ मेटल्स। भाई जो NaOH बना वो किसके लिए यूज होगा? डीग्रेसिंग। पता है कई बार मेटल्स बहुत चिकने हो जाते हैं, या उस पर ऑयल लग जाता है या ग्रीस लग जाता है, सो उस ग्रीस को, उस चिकनेपन को हटाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। मेटल्स जो है ना बेटा वो नॉर्मली साफ करने से चिकनापन उसका जाता नहीं है, उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड गैस पास करनी पड़ती है तब जाके उसका चिकनापन जाता है। फिर नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, सोप, डिटर्जेंट, आर्टिफिशियल फाइबर्स एंड ब्लीच। जो पेपर, साबुन, पाउडर, जो कपड़े वपड़े धोते हो, डिटर्जेंट, इन सब के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है तो बबल्स बनती है। ओके बच्चा लोग, कुछ सर किसी को? हाँ बेटा बोलो। सर डीग्रेजिंग में बताओ ना। सॉरी क्या बोल रहे हो? डीग्रेजिंग डीग्रेजिंग लिखा ना, हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ग्रीसिंग। यूज्ड डी डिपोजिंग। ग्रीसिंग का मतलब है, देखो ग्रीस, ग्रीस का मतलब सुना हमने, वो काला कलर का होता है पूरा, टार जिसे हम कहते हैं। हाँ तो जनरली यहाँ पे टार नहीं है, मतलब अगर मान लो कोई आपका मेटल है वो चिकना हो गया, उस पर ऑयल लग गया है, उस पर ग्रीस लग गया है, तो उस चिकनेपन को हटाने के लिए, वो जो उसका असर होता है चिकनापन, उस असर को हटाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। सर ग्रीस काला थोड़ी होता है। ग्रीस तो काला ही होता है ना बेटा, टार जिसे हम कहते हैं, जो कि पता है वो शटर के साइड में भी लगाया जाता है। सर वो ब्लैक थोड़ी होता हाँ है। सर, वो साइड तो और क्या होता है बेटा? ग्रीसिंग मतलब कोई भी तरह का ऑयल, और हाँ जनरली हम लोग ब्लैक वाले को ग्रीस कहते हैं, ठीक है, बट एक्चुअली ग्रीसिंग मतलब वो सारे ऑयल, वो सारे केमिकल जो फ्रिक्शन को कम करने में मदद करते हैं। शटर को जब हम ऊपर नीचे करते हैं तो फ्रिक्शन बहुत होता है, तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम उसके साइड में एक जाड़ा सा ऑयल लगाते हैं ब्लैक कलर का। सर अब जहाँ तक मुझे पता है, मतलब मैंने जितना ग्रीस से काम किया है उतना तो मुझे पता है कि वो येलोविश टाइप का होता है, और मतलब वो गाढ़ा होता है बहुत, और वो मेटल्स में यूज होता है। तो वही तो यहाँ पे लिखा गया है डीग्रेसिंग। पर मैं वही तो कह रहा हूँ, ग्रीस, ठीक है, यहाँ पे एक चीज को नाम ग्रीस दिया हुआ है, बट एक्चुअली ग्रीस मतलब वो हर एक ऑयली पार्ट जो फ्रिक्शन को कम करता है। अब आपने ये जो बात कर रहे हो येलो कलर की, ये कहाँ यूज होता है? मेटल, मतलब किस जगह पे यूज किया जाता है मेटल के लिए? सर मतलब जो पार्ट्स बनाते हैं ना पापा, तो उसमें मतलब ऑयलिंग करते हैं तो वही बस बस, तो ग्रीस मैंने वही तो ग्रीस कहा, लगाते हैं। तो मैंने वही तो कहा बेटा, अगर एक मशीन बन रही है, मशीन के अंदर क्या होता है? सारे पार्ट्स एक दूसरे कनेक्टेड होते हैं। भाई मैं एक सिंपल एक खिलौने की बात करता हूँ। अगर आप लोगों में से किसी ने बचपन में कोई भी खिलौना तोड़ा होगा, तो उसके अंदर चक्रे होते थे, दांत वाले चक्र होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, या आपने कोई मूवी में देखा होगा
एक चक्कर चल रहा है, उसको अड़ा हुआ दूसरा चक्कर है तो वो चल रहा है। कुछ देखा है ऐसा कभी कोई मशीन में, मूवी में? हाँ Yes, वो sir. सर एक चक्र के ऊपर एक चक्र तो दोनों साथ में घूमते हैं। हाँ, दोनों साथ में घूमते हैं। तो बेटा उसके अंदर भी ऑयल, उसके बीच में भी ऑयल डाला जाता है ताकि दोनों के बीच में फ्रिक्शन कम हो। तो मैं वही तो शुरू से कह रहा हूँ कि ऑयल जो कि मेटल का फ्रिक्शन कम करने में यूज हो। जितने भी मशीन होते हैं भाई, आप सीधी सिलाई मशीन ले लो ना जो आप घर पे यूज करते होंगे अगर, तो उसके अंदर भी हम ऑयल डालते हैं, तो वो भी एक तरह का ग्रीसिंग हो गया।